टकली वर्सेस सुनहरे बालों वाली बेटी। एक समय की बात है जब सावित्री गर्भवती थी तो उसके घर के सामने एक बूढ़ी औरत खाना मांगने आई। अरे कोई है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी सावित्री बाहर आकर उस अम्मा को बहुत ही भला बुरा कहती है। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती भीख मांगने में? जब देखो जब मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाते हो मांगने के लिए। चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए वह दोबारा से उससे खाना मांगती है। लेकिन तभी सावित्री संजय को बाहर बुलाकर उससे कहती है, देखिए ना जी, यह बुढ़िया मुझे कब से परेशान कर रही है, इसलिए आप इसे यहाँ से भगा दीजिए। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि परेशान करने आ जाते हैं। यह सुनकर संजय उस बूढ़ी अम्मा को फटकार कर वहाँ से भगा देता है। बूढ़ी अम्मा जाते जाते उन लोगों को श्राप दे जाती है, मैं तो बस यहाँ पर खाना मांगने आई थी, लेकिन मैं तुम लोगों को श्राप देती हूँ। बहुत घमंड है न तुम लोगों को अपनी इस खूबसूरती पर, तो देखना एक दिन तुम लोगों का यह खूबसूरती का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। सावित्री बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वो और उसका पति सुंदर लड़की होने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन सावित्री जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। एक बेटी तो गोरी होती है, लेकिन उसकी दूसरी बेटी बहुत ही ज्यादा काली होती है। सावित्री के गोरी बेटी के सर पर घने सुनहरे बाल होते हैं, वही काली बेटी के सर पर सिर्फ गिनती के 2-3 बाल ही होते हैं। हे भगवान, ये कैसी लड़की को जन्म दिया है तूने सावित्री? मुझे नहीं पता जी, ये मनहूस कहाँ से पैदा हो गई। तब से उन दोनों ने अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी गोरी बेटी का नाम सोनाली और काली बेटी का नाम रेखा रखा। सावित्री सिर्फ अपनी सोनाली बेटी को ही दूध पिलाया करती थी और रेखा को तो सिर्फ पानी पीकर ही संतुष्टि रखना पड़ता था। ऐसे ही दोनों बच्चे बड़े होते रहे और दूसरी तरफ वो अम्मा एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। अरे इन इंसानों से अच्छे तो ये जानवर हैं, इसलिए आज के बाद मैं यहीं पर रहूंगी और यहाँ पर रहकर भगवान का ध्यान करूंगी। उसी दिन से वह अम्मा उसी जंगल में रहकर भगवान का ध्यान करने लगती है और अब तो जंगल के सारे जानवर उसके दोस्त बन गए थे। उधर सोनाली और रेखा भी 6 साल की हो गई थी। तभी एक दिन सोनाली ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे एक बड़ा सा खिलौना चाहिए, वो भी सबसे महंगा वाला। बेटी अभी तो मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता पिताजी, मुझे तो चाहिए तो बस चाहिए। अरे कोई बात नहीं जी, कहीं से इंतजाम करके लाकर दे दो ना मेरी बेटी को। और पिताजी मुझे क्या दोगे? अरे जा यहाँ से, काली टकली मनहूस कहीं की। अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? मुंह उठा के आ जाती है मांगने के लिए। पर क्यों माँ, मैं भी तो आप लोगों की ही बेटी हूँ ना। नहीं, तू हमारी बेटी नहीं है, हमारी तो एक ही बेटी है, सोनाली बेटी। सुन लिया ना तूने, तू इस घर में सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। यह सब सुनकर रेखा को बहुत बुरा लगता है और वह रोने लग जाती है। तभी संजय अपने कामों पर चला जाता है, लेकिन उसके पास थोड़े से ही पैसे होते हैं। उसे और पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वह काम करने के बाद सट्टा लगाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर थोड़े से पैसे लगाऊंगा सट्टे में, फिर देखना मेरे पास कितने सारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन संजय के साथ बिल्कुल इसका उल्टा होता है। वह सट्टे में सारे पैसे हार जाता है और उल्टा उस पर कई सारे पैसों की उधारी हो जाती है। उधार पैसे चुकाने के लिए उसे 1 हफ्ते का समय दिया जाता है और वह दुखी होकर घर वापस आता है। अपने इस हार का जिम्मेदार वह अपनी काली बेटी रेखा को ठहराने लगता है। तू इस घर के लिए मनहूस है, तेरी वजह से ही मैं इतने सारे पैसे हार गया। मुझे तो सुबह सुबह तेरी शक्ल ही नहीं देखनी चाहिए थी। सावित्री ने रेखा के स्कूल के फीस भरने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। उसी पैसे से अब सोनाली के लिए खिलौने खरीदे जाते हैं, जिस वजह से रेखा का स्कूल छूट जाता है। और सावित्री रेखा से कहती है, तेरे सर पर तो सिर्फ गिने चुने 3 बाल हैं, तो तुझसे शादी कौन करेगा? तो पढ़ लिख कर क्या करेगी?
क्योंकि तुझे बनना तो नौकरानी ही है, तो घर में रहकर नौकरानी वाले काम ही किया कर। हाँ हाँ, सही कहा माँ आपने। मेरे बाल देख रेखा, कितने सुनहरे और लंबे हैं, पूरे जमीन तक आ रहे हैं, और तू काली टकली। यह सब सुनकर रेखा को बहुत दुख होता है और वो अपने पिता का रेजर लेती है और अपने बचे कुचे सारे बाल भी काट लेती है। आज मैं अपने 2-3 बाल भी हटा दूंगी। यह 2-4 बाल होने से अच्छा है कि मैं टकली ही हो जाऊं। यह बोलकर रेखा ने रेजर से अपने सारे बाल काट लिए। लो, अब तो हो गई ना तुम लोगों की तसल्ली। यह देखकर उसकी बहन सोनाली और उसके माँ पिताजी उस पर हंसने लगते हैं। वे लोग रेखा से घर का सारा काम करवाते और रेखा बेचारी रोते रोते घर का काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में वह अम्मा अपने ध्यान में खोई हुई थी। तभी उसके पास एक जादुई पक्षी आई। अम्मा, स्वयं भगवान ने मुझे यहाँ आपके पास भेजा है क्योंकि वह आपकी पूजा और ध्यान से प्रसन्न हो गए हैं। धन्यवाद जादुई पक्षी, आज मेरी पूजा सफल हो गई। तभी उस जादुई पक्षी ने उस बूढ़ी अम्मा को कुछ जादुई शक्तियाँ प्रदान की और वह खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगी। उधर संजय अपने घर पर आराम कर रहा था। तभी इतने में एक आदमी उसके घर पे आया। अरे ओ संजय, तेरे पास पैसे देने के लिए सिर्फ 3 दिन है, और अगर तूने 3 दिनों में पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे यहीं पर मार के फेंक दूंगा। उस आदमी की यह बातें सुनकर संजय बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सारे पैसे तो मैंने सोनाली बेटी के खिलौने में खर्च कर दिए, अब 3 दिनों में इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। तभी संजय के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी बेटी रेखा से कहता है, अरे ओ टकली, आखिर तू कब हमारे काम आएगी, इसलिए जा और कुछ पैसे कमा के ला। संजय रेखा को एक आटे की दुकान पर चक्की चलाने का काम करने के लिए भेज देता है। रेखा अभी छोटी थी, इसलिए उसे चक्की चलाने में बहुत मेहनत लगती थी और वो बहुत ही मेहनत से काम करने लगी और पहले ही दिन उसे उसके मेहनत के 500 रुपए मिले। अरे यह क्या, सिर्फ 500 रुपए लेकर आई है, इससे क्या होगा। यह बोलकर संजय रेखा को डंडे से बहुत मारता है। यह देखकर सोनाली को बहुत ही खुशी होती है। और मारो पिताजी इसे, मुझे बहुत खुशी होती है इसे इस तरह पिटता देखकर। उस दिन रेखा को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया और उसे घर के बाहर ही पूरी रात बितानी पड़ी। रात को बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से रेखा को बहुत ही ठंड लगने लगी थी और बारिश में पूरी रात भीगने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो गई। लेकिन उसी हालत में उसे अगले दिन काम पर भेजा गया, लेकिन वह काम नहीं कर सकी, इसलिए उसके मालिक ने उसे धक्के मारकर काम से बाहर निकाल दिया। चल जा यहाँ से, कुछ काम की नहीं है तू। तभी रास्ते में चलते चलते रेखा रोती रही और सोचती रही कि आज वह खाली हाथ घर नहीं जा सकती, इसलिए वह चलते चलते जंगल में पहुँच जाती है। इधर संजय के पास पैसे चुकाने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा था, इसलिए जब वह काम पर जा रहा था तभी वह आदमी संजय के सामने आता है और उसे फिर से धमकी देने लगता है। तेरे पास बस 1 दिन का समय बचा है, अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर संजय फिर से डर जाता है। उधर जंगल में रेखा इधर उधर भटकती रही और उसी जंगल में वह बूढ़ी अम्मा रहती थी। तभी वह बूढ़ी अम्मा रेखा को देख लेती है और उसके पास जाकर उससे कहती है, बेटी तुम अकेली इस घने जंगल में क्या कर रही हो। तभी रेखा अपनी सारी बातें उस बूढ़ी अम्मा को बताती है। कितने अत्याचारी हैं तुम्हारे माता पिता, पैसे मिल जाने पर क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मा जी, मेरे माता पिता बच जाएंगे। तभी वह बूढ़ी अम्मा अपनी शक्ति से बहुत सारे पैसे लाकर रेखा को दे देती है। पैसे देखकर रेखा बहुत ही खुश होती है और वह पैसे ले जाकर संजय को दे देती है। लेकिन सोनाली वह पैसा देख लेती है और कहती है, पिताजी मुझे जल्दी से एक नया फोन दिला दो। लेकिन इस बार संजय उसे फोन दिलवाने से मना कर देता है। तभी अगले दिन सोनाली वो पैसे चुरा लेती है
और अपने लिए नया फोन खरीद लेती है। अगले दिन वह आदमी संजय के घर पर पैसे लेने आता है, लेकिन संजय उसे पैसे नहीं दे पाता है। इस वजह से वह आदमी संजय के घर पर आग लगा देता है, जिस वजह से घर के अंदर संजय और सावित्री आग में जलने लग जाते हैं। वे आग से तड़प रहे थे और उस समय रेखा किसी काम से बाहर गई हुई थी, लेकिन सोनाली घर के बाहर ही बैठी थी। लेकिन उसने आग देखकर भी अपने माता पिता को बचाने की कोशिश नहीं की और वह बस अपने फोन में ही मस्त थी। तभी रेखा घर आती है और आग देखकर वह सब गांव वालों को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगती है। सब लोग आकर आग बुझा देते हैं, लेकिन तब तक संजय और सावित्री बुरी तरीके से जल चुके थे। अपने माँ बाप को इस तरह जला देख सोनाली वहीं पर उल्टी कर देती है, लेकिन रेखा तब भी उन दोनों की सेवा करती है। तभी रेखा जंगल जाकर उस बूढ़ी अम्मा से विनती करके उनसे कुछ जादुई दवाइयाँ लेकर आती है। वह बूढ़ी अम्मा भी रेखा के इस प्रेम भाव को देखकर उसे कुछ जादुई जड़ी बूटी दे देती है। रेखा उसी से अपने माता और पिता की जान बचा लेती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ बेटी, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तुझे हमेशा बहुत भला बुरा कहा। कोई बात नहीं माँ, बस आप दोनों यूँ रोइए मत। सोनाली यह देखकर रेखा से मन ही मन और भी ज्यादा जलने लगती है और वह एक डंडा उठाकर रेखा को मारने के लिए जाती है। तू मुझसे मेरा सब कुछ नहीं छीन सकती, काली टकली कहीं की, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उधर वहीं जंगल में बैठी बूढ़ी अम्मा अपना ध्यान करते हुए यह सब देख रही थी। तभी उस बूढ़ी अम्मा ने एक विशाल पक्षी को बुलाया और उस पक्षी को सोनाली के पास भेज दिया। तभी सोनाली जैसे ही रेखा को मारने जा रही थी, तभी वह पक्षी आ गया और पक्षी सोनाली से बोला, रुक जाओ दुष्ट लड़की, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, ये लो। यह बोलकर उस पक्षी ने अपने जादू से सोनाली को पूरी तरीके से टकली कर दिया और रेखा के सर पे सुनहरे सोने के बाल ला दिए। अरे ये क्या हो गया? मेरे बाल कहाँ चले गए और मैं टकली कैसे हो गई? लालची और दुष्ट लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। तुम सबको तुम्हारे किए की ही सजा मिली है। तभी सावित्री को उस बूढ़ी अम्मा की बात याद आ जाती है। सावित्री का चेहरा अब पूरी तरीके से आग से जलकर खराब हो गया था, क्योंकि उस अम्मा ने उसे उस दिन जो श्राप दिया था वो आज सच हो गया। इस तरह उन तीनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। उसके बाद रेखा अपना घर छोड़कर जंगल में जाकर उस बूढ़ी अम्मा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। शादी का जादुई लहंगा और चूड़ा। मोहनपुर गांव में रचना अपने माता पिता के साथ रहती थी। रचना का परिवार बहुत ही गरीब था। रचना के पिता पुरुषोत्तम जगह जगह मजदूरी का काम किया करते थे, जिससे जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चल रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पुरुषोत्तम के घर लड़के वाले आते हैं और उन्हें रचना पसंद भी आ जाती है। तभी वह शादी की बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, देखिए पुरुषोत्तम जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत ही पसंद आई है और हमारे बेटे ने भी आपकी लड़की को पसंद कर लिया है, तो हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर एक ही महीने के अंदर इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। वैसे भी शुभ मुहूर्त में देरी नहीं करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अरे अब मैं क्या राय दूं? आप लोग लड़के वाले हैं, आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा ही करेंगे। तो ठीक है पुरुषोत्तम जी, अब तो आप शादी की तैयारियां कीजिए। अब तो मुलाकात शादी में ही होगी। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही पुरुषोत्तम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ उसकी पत्नी निर्मला आती है और अपने पति को यूं परेशान देखकर उनसे पूछती है, अरे आपने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ क्यों किया, वो भी एक महीने के अंदर? आखिर हम शादी की इतनी सारी तैयारियां इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे जी? आपको तो अपने घर की हालत पता ही है ना कि हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी बेटी की शादी की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे?
निर्मला, इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। लड़के का परिवार बहुत ही अच्छा है और लड़का शहर में अच्छा कमाता भी है। शादी कर कर उस घर में जाएगी तो कितनी खुश रहेगी। बस यही सोचकर हमने हाँ कर दिया। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना हमारे पास तो अपनी बेटी को देने के लिए ना ही शादी के चूड़े हैं और ना ही लहंगा। ये सब भी तो हमें ही खरीदना पड़ेगा ना जी। तुम चिंता मत करो निर्मला, मैं एक ठेकेदार को जानता हूँ। मैं उसके पास जाकर कुछ काम मांगता हूँ। मैंने सुना है वह एक अच्छे इंसान है, वह सबकी मदद भी करते हैं, तो शायद मुझे भी वहाँ कोई काम मिल जाए। उसके बाद पुरुषोत्तम उस ठेकेदार के पास जाता है और उनसे कहता है, साहब मुझे भी कुछ काम दे दीजिए, मुझे इस समय काम की बहुत जरूरत है। आप जो भी दाम देंगे मैं उसमें कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे काम दे दीजिए। तुम चिंता मत करो पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें काम दूंगा, बस तुम पूरी ईमानदारी से अपना काम करना और फिर तुम्हारे काम का जो भी हिसाब होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद अगले दिन से पुरुषोत्तम 24 घंटे मजदूरी का काम करने लग जाता है और वह जरा भी आराम नहीं करता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा थक जाता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन पुरुषोत्तम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह वहीं पर चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ के कुछ मजदूर पुरुषोत्तम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं और डॉक्टर निर्मला के हाथ में हॉस्पिटल और दवाइयों का बिल पकड़ा देता है। निर्मला डॉक्टर को वह सारे पैसे दे देती है जो पुरुषोत्तम ने इतने दिनों में कमाए थे और उसके पास अब कुछ नहीं बचता है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद पुरुषोत्तम ठीक हो जाता है और डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। तभी रचना अपनी माँ से कहती है, माँ अब तो घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो हम पापा की दवाइयाँ कैसे खरीदेंगे और अब अपने घर का खर्चा कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं बाहर जाकर घरों में काम मांगने की कोशिश करती हूँ। मुझे कहीं न कहीं कोई काम तो मिल ही जाएगा, जिससे कि हमारे घर का खर्चा तो निकल जाएगा। तुम बस घर में रहकर अपने पापा का ध्यान रखना। निर्मला कुछ बड़े घरों में काम मांगने की कोशिश करती है और उसे एक बड़े सेठ के घर साफ सफाई का काम भी मिल जाता है और वह रोज काम पर जाने लगती है, लेकिन तब भी उससे इतनी कमाई नहीं होती थी। वह उससे बस अपने पति की दवाई और घर के खाने पीने का खर्चा ही निकाल पा रही थी। तभी एक दिन रचना अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी शादी का दिन आ रहा है और हमने अभी तक ना तो शादी का चूड़ा खरीदा है ना ही लहंगा लिया है। मुझे पता है मेरी बेटी, पर मैं क्या करूं? मैं इतने पैसे ही नहीं जुटा पा रही हूं कि तेरी शादी के लिए चूड़ा और लहंगा ले सकूं। माँ अगर हमारे हालात ऐसे ही चलती रही तो मैं शादी का चूड़ा और लहंगा कैसे ले पाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रचना की बात सुनकर निर्मला बहुत ही परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। उसके बाद निर्मला अपने कमरे में जाकर अपनी पुरानी अलमारी से कान के झुमके निकालती है और उसे रचना के पास ले जाकर कहती है, बेटी यह कान के झुमके मुझे मेरी माँ ने दिए थे। मैंने आज तक इसे बहुत ही संभाल कर रखा है, लेकिन आज इस मुश्किल की घड़ी में मुझे इसे बेचना पड़ेगा। उसके बाद निर्मला सुनार के पास जाती है और उस झुमके को बेच देती है। उससे जो भी पैसे मिलते हैं वह उन पैसों से रचना को शादी का चूड़ा और लहंगा दिलवाने मार्केट में चली जाती है। भैया यह लहंगा कितने का है? यह लहंगा 10,000 का है, पर आपकी बेटी ने जो लहंगा पसंद किया है वह 15,000 का है। अरे भैया यह तो बहुत ही महंगा है, इससे सस्ता लहंगा है क्या कोई? हाँ इससे सस्ता लहंगा 5,000 का है। अरे भैया यह भी तो बहुत ही ज्यादा बता रहे हो आप। इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। आपके पास कोई 2-3 हजार का लहंगा है क्या? नहीं बहन जी, हमारे पास इससे ज्यादा सस्ता लहंगा नहीं है। यह सुनकर निर्मला उदास होकर वहाँ से चली जाती है। निर्मला काफी सारे दुकानों में जाकर देखती है,
लेकिन उसे इतने कम पैसों में कहीं भी कोई लहंगा नहीं मिलता है। वह दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। तभी पुरुषोत्तम उससे पूछता है, निर्मला, तुम तो मेरी बेटी के लिए लहंगा और चूड़ा लेने गई थी ना, तो यूँ खाली हाथ कैसे आ गई? हमारे पास जितने भी पैसे थे जी, उसमें कोई भी हमें शादी का ढंग का लहंगा देने के लिए तैयार ही नहीं था। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? निर्मला, यह सब मेरी वजह से हो रहा है ना ही मैं बीमार पड़ता और ना ही सारे पैसे मुझ पर खर्च होते। मैं उन पैसों से अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा लहंगा और चूड़ा दिलाकर उसे बहुत अच्छे से विदा करता। पिताजी, आप ऐसे परेशान मत होइए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मेरे लिए तो यही काफी है। शादी का लहंगा और चूड़ा तो कभी भी ले आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ठीक हो जाइए। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहा और अब शादी को एक ही दिन बचा था। घर में सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान और चिंता में थे। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है, अरे भगवान के नाम पर कोई कुछ दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। भगवान तुम्हारी सारी मुश्किलों को दूर करेगा, मुझ गरीब की मदद करो। तभी रचना अंदर से थोड़ा सा खाना लेकर आती है और अम्मा से कहती है, अम्मा यह लीजिए खाना, अब इससे ज्यादा हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह बूढ़ी अम्मा उस खाने को खा लेती है और वह रचना को उदास और दुखी देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है? उसके बाद रचना अपने घर की सारी परेशानियां उस बूढ़ी अम्मा को बताती है। अरे बेटी, तुमने मुझ भूखे को खाना खिलाया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास यह संदूक है, यह मैं तुम्हें दे रही हूँ और इस संदूक को तुम अपनी शादी वाले दिन ही खोलना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इतना बोलकर वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है और शादी वाला दिन आ जाता है। सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि अब वे लोग क्या करेंगे। तभी रचना बोलती है, भगवान आज मेरी शादी है और मेरे पास शादी में पहनने के लिए ना ही कोई लहंगा है और ना ही चूड़ा है, यह कैसी लाचारी है भगवान। रचना यह सब सोचकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी। तभी उसके दिमाग में बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ वह संदूक याद आता है। रचना उस संदूक के पास जाती है और उसे खोलती है। तभी उस संदूक में से बहुत ही सुंदर चूड़ा निकलकर बाहर आ जाता है। अरे वाह, यह चूड़ा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और चमकीला है, जैसे आसमान के सारे तारों की चमक इसी में आ गई हो। रचना उस चूड़े को देखकर बहुत ही खुश होती है। वह उन चूड़े को उठाकर अपनी माँ के पास जाती है। तभी निर्मला यह देखकर कहती है, अरे बेटी, तुम्हारे पास इतना सुंदर चूड़ा कहाँ से आया? उसके बाद रचना अपनी माँ को उस बूढ़ी अम्मा के दिए हुए संदूक के बारे में बताती है और कहती है, माँ, मेरे पास मेरी शादी में पहनने के लिए चूड़ा तो आ गया, बस काश कहीं से मेरी शादी का लहंगा भी मेरे पास आ जाता तो कितना अच्छा होता। रचना के ऐसा बोलते ही उस चूड़े में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शादी का लहंगा आ जाता है, जिसे देखकर रचना और उसकी माँ हैरान हो जाती है। अरे रचना बेटी, मुझे लगता है यह कोई मामूली चूड़ा नहीं बल्कि जादुई चूड़ा है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। हमें इसे एक बार और इस्तेमाल करके देखना चाहिए। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हे जादुई चूड़े, मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दो। रचना के ऐसा बोलते ही उसके पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और बेड पर से खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा। मैं तो अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा था, यह तो जादुई चूड़ा है। शुक्र है उन बूढ़ी अम्मा का, उन्होंने हमें यह संदूक दिया। शादी के दिन वे लोग जादुई चूड़े और लहंगे से बोलकर शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। उसके बाद बारात भी आ जाती है।
तभी लड़के की माँ पुरुषोत्तम से कहती है, अरे भाई साहब, शादी की तैयारियां तो ठीक है, लेकिन थोड़ा लेन देन की बातें भी कर ही लेते हैं। आप ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 लाख नगद और सोने की अंगूठी मेरे बेटे को दे दीजिए। इतना तो बनता ही है ना, आखिर मेरा बेटा शहर में कमाता है। देखिए बहन जी, मैं एक मामूली सा मजदूर हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा। अरे यह कैसी बात हुई, यह सब मैं कुछ नहीं जानती। आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी है, तो उसकी शादी में इतना तो लेना बनता ही है। पर बहन जी, मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आऊँगा। देखिए भाई साहब, वो सब मुझे नहीं पता। या तो आप ये सारी चीजें दीजिए, वरना यह शादी नहीं होगी। पुरुषोत्तम यह सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी रचना वहाँ आ जाती है। अगर आपको ये शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए, पर मैं आपको इस तरह सौदा करने नहीं दूंगी। अरे बेटी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। सही कह रही हूँ पिताजी, मुझे ऐसे लालची लोगों के घर में नहीं जाना जो रिश्तों को पैसों से तोलते हैं। आज ये पैसे मांग रहे हैं, कल कुछ और मांगेंगे, इसलिए ऐसे लोगों से मुझे कोई रिश्ता नहीं करना। आप लोग बारात वापस लेकर जा सकते हैं। तभी लड़के की माँ बारात लेकर वापस चली जाती है और वहाँ रचना अपनी शादी टूट जाने की वजह से कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि वह उस जादुई चूड़े और लहंगे की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई पूरा करती है और उसकी एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर नौकरी लग जाती है। तभी एक दिन वो बूढ़ी औरत वापस से उसके घर आती है और रचना के लिए बहुत ही अच्छे घर के लड़के का रिश्ता लाती है और वह लड़का रचना को पहली बार में ही पसंद आ जाता है और दोनों परिवारों की रजामंदी से उन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।